चलें, तो करेक्ट बताइए। देखो सबसे पहले आप लोग समझिए कॉर्नवालिस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, हम लोग इसी को पढ़ रहे थे, अपनी क्लास जो है कैंसिल हो गई थी। कॉर्नवालिस बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा है आपके इतिहास में, ठीक है। चलिए, क्या नाम है इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बारे में थोड़ा सुनिए, बहुत फेमस व्यक्ति रहा है, इसलिए थोड़ा अच्छे डिटेल से पढ़ लीजिए इसके बारे में। इसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दिखाई पड़ रहा है आपको? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो बताना, मैं कलर वगैरह चेंज कर लूंगा, ठीक है। आप सभी को दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, मुझे बताइएगा। चले, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है, इसका जो मकबरा है, अगर पूछे कहाँ पे है इसका मकबरा, तो ध्यान रखेंगे कॉर्नवालिस का जो मकबरा है भाई, इसका जो मकबरा है ये यूपी के गाजीपुर में है, गाजीपुर में है, ये ध्यान रखें, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की थी। परमानेंट जो सेटलमेंट हुआ था, इसकी शुरुआत इसी ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। और इसकी शुरुआत इसने 1793 में किया था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये ध्यान दें। कब किया था? 1793 में इसने किया था। हाय सभी, हाय आ जाए सभी लोग, संध्या, डॉक्टर दीपमाला, सभी लोग आ जाएं भाई, ठीक है। चलें भाई, कहाँ कहाँ पे? चलो, उसके अलावा इसने क्या किया था भाई? इसने जो है सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म भी किया, सिविल सेवा में इसने बहुत सारे सुधार भी किए, सिविल सर्विसेज में बहुत सारे रिफॉर्म किए, पुलिस व्यवस्था में बहुत सारे इसने सुधार किए। कॉर्नवालिस के बारे में आप सभी से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, परीक्षा में इसके बारे में कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अच्छा, एक बात यहां पे याद रखेंगे, कंफ्यूज मत करिएगा परीक्षाओं में, अगर पूछे फादर ऑफ, ठीक है भाई, क्या पूछे आपसे? फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस, आधुनिक जो आपका सिविल सर्विस है भारत में, इसके जनक कौन है? ध्यान रखेंगे, इसके जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं इसके जनक। अगर मॉडर्न सिविल सर्विसेज की बात करें तो, अगर पूछे कि फादर कौन रहा है सिविल सर्विसेज के भारत में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही रहा है। इसके बारे में इतनी बातें जानकारी रखेंगे, ठीक है भाई। चलें आगे बढ़ें। इसी के समय थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है। कौन सा होता है? थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो होता है इसी के समय होता है, और टीपू के साथ ये श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये टीपू सुल्तान के साथ करता है। ये कॉर्नवालिस के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे साथियों, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा था आप सभी से? प्रश्न में जितनी बातें पूछ रखी हैं वो सारी बातें ही सही थी। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसको ध्यान रखेंगे। चलें अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है साथियों कि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव के बाद इनमें से किस प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार बनाने में विफल रही? देखो, 1937 में इलेक्शन होता है, ठीक है। कब होता है? 1937 में 11 प्रांतों में इलेक्शन होता है। उन 11 प्रांतों में से, ठीक है, 11 प्रांतों में इलेक्शन होता है, उनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस जो होती है विजयी होती है, जीत जाती है। उन 8 में से भी केवल 5 जगह इनकी सरकार बनती है, और ये 3 जगह सरकार नहीं बना पाते। 3 जगह सरकार इनकी नहीं बनती है। ये कौन कौन से 3 जगह थे ये जान लीजिए, परीक्षा में पूछता है। एक तो पंजाब, ये पंजाब में सरकार नहीं बना पाते हैं। दूसरा बंगाल, ये बंगाल में सरकार नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा एक और स्टेट होता है जहां ये आपकी सरकार नहीं बना पाते हैं, वो होता है आपका सिंध, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब आपसे पूछ रहा है कि कहां विफल रही, तो भैया इसमें से बंगाल में विफल रही। बंगाल में सरकार बनती है कृषक प्रजा पार्टी की, कृषक प्रजा पार्टी होती है, इसकी सरकार बंगाल में बनती है। ध्यान रखेंगे, कृषक प्रजा पार्टी, क्या था नाम पार्टी का?
कृषक प्रजा पार्टी। सभी का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत है। सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने साथियों को बता दीजिए कि जो क्लास अपनी 2 बजे होनी थी वो कैंसिल हो गई थी, उसे अब किया जा रहा है। सभी लोग एक बार पुनः जुड़ जाएं, ठीक है भाई। चलें, कब होती है आपकी ये, किसकी सरकार बनती है यहाँ पे, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। इसको सभी साथी लोग ध्यान देंगे। और फजलुल खां, ठीक है, कौन, फजलुल खां बनते हैं यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर। उसमें प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ये ध्यान रखें। तो कहाँ पे नहीं बन पाई थी, बंगाल में नहीं बन पाई थी, इसको ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है भाई। चलें अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। ऑपरेशन जीरो आर, ब्रिटिश औपनिवेशिक कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आर जो है, ठीक है, बताइए ऑपरेशन जीरो आर जो है, आपसे पूछ रहा है ऑपरेशन जीरो आर, ठीक है भाई। चलो, ऑपरेशन जीरो आर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा किस कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया गया एक गुप्त कोड का नाम था। गुड इवनिंग सभी को, श्री फातिमा जी गुड इवनिंग, आ जाएं भाई, सभी साथी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 बताइए, ऑपरेशन जीरो आर के बारे में आप सभी से पूछ रहा है। ठीक, आवाज हुआ सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, फटाक से इसका जवाब दो आप सभी लोग। ऑपरेशन जीरो आर के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका जवाब सभी लोग देने का प्रयास करें। चलें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी, रॉयल इंडियन नेवी का दमन, या अगला है काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी, या बर्मा में आजाद हिंद फौज के खिलाफ निवारक अधिनियम के लिए लाया गया था। बताइए ऑपरेशन जो आपका जीरो आवर था ये किससे संबंधित था। ठीक है भाई, चलो आ जाए। चले, देखो भाई, ऑपरेशन जो जीरो आवर था आपका, ऑपरेशन जीरो आवर जो था, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है जितने भी नेता होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए किया जाता है। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, 8 अगस्त को होती है। कब होती है, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, आवाज ठीक है ना, ए, कब होती है, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत बॉम्बे में होती है, ठीक है, गोकुल टैंक मैदान में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा है, 8 अगस्त को होती है। और इसी के तहत लोग, अंग्रेजों को लगता है भैया बहुत भयानक आंदोलन होने वाला है, गांधी जी माहौल एकदम टाइट करे बैठे हैं। जो व्यक्ति शांतिप्रिय हुआ करता था उसने कहा, उसने कह दिया मारो या मरो, डू और डाई, ठीक है, मतलब अब मरने मराने का समय आ गया है। तो अंग्रेजों की भैया फटी पड़ी थी, अरे अब क्या होगा यार, अब तो गांधी जी भी गुस्सा आ गए हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन सारे टॉप लीडर्स को फटाक से उठाओ और जेल के अंदर डालो। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन को कहा जाता है स्वतः आंदोलन भी कहते हैं, सेल्फ मूवमेंट, स्वतः आंदोलन माना जाता है। ये आंदोलन अपने आप चल रहा था। क्यों चल रहा था अपने आप, क्योंकि भैया इस आंदोलन के जितने भी टॉप लीडर थे उन सभी लीडर्स को अंग्रेजों ने बार के पीछे डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो इस आंदोलन के बारे में माना जाता है कि इस आंदोलन का कोई भी जो है नेता नहीं है, स्वतः आंदोलन था, ये सेल्फ मूवमेंट माना जाता है इसको, ये ध्यान देंगे साथी लोग। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कितने लोग ने आप में से जो लाइव जुड़े हैं, कितने लोग ने मॉक को अटेम्प्ट किया था, एक बार मुझे बताएंगे। चलिए, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन किस नदियों के किनारे हैं साथियों, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा, नर्मदा नदी यहाँ पे दी हुई है साथी। नर्मदा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। किसकी करती हैं, एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। अगर नर्मदा नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने, थोड़ा सा अगर मैप पे आप इसको देखने का प्रयास करोगे, ठीक है, चलो
हम ऐसे मैप समझ लेते हैं। तो मैंने बताया था आप सभी से कि नर्मदा जो है भैया वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है और क्या बनाती है, ये एस्चुरीज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? अच्छा, किस किस पर्वत रेंज के बीच में नर्मदा नदी है, कोई साथी मुझे बताएगा कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच में है। नर्मदा के अलावा साथियों, अगर मैंने बताया था कि तापी भी आपके एस्चुरीज का निर्माण करती है। ठीक है भाई, चलो तो आ जाओ। अब मैंने बताया भी है आप सभी से कि ये कहाँ पे फ्लो करती हैं। नर्मदा के ऊपर ही मैंने आपसे बताया होगा भाई कि यहीं पे एक धुआंधार जलप्रपात भी है। क्या है? धुआंधार जो है, धुआंधार। ठीक है भाई, कौन सा? धुआंधार जो है जलप्रपात भी इसी नर्मदा रिवर पे है, तो ये भी ध्यान देंगे। ठीक है भाई, उज्जैन में आप सभी को पता है साथियों कि यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है और ये आपके शिप्रा नदी के तट पे है। ठीक है, जबलपुर किसके है भैया? इंदिरा नदी के तट पे है। अब फटाक से साथियों इसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है भाई, किया था दीपक। कितना स्कोर आ रहा है आप सभी का? ठीक है, कितना स्कोर आ रहा है फटाक से बताइए। तो लगाइए। डी का आपका तीसरा हो जाएगा। डी का तीसरा किस ऑप्शन में है भाई? डी का तीसरा मुझे लग रहा है ए बी सी डी केवल आपके इसी इन दो ऑप्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, डी का तीसरा बैतूल आपका ताप्ती ए का चौथा हो जाएगा और आपका जबलपुर आपका दूसरा, बी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है प्रश्न संख्या 5वें में? 5वें का ए। ठीक है भाई, डी का तीसरा उज्जैन शिप्रा, डी का तीसरा किसमें है? इसमें है जबलपुर नर्मदा। सी का दूसरा, सी का दूसरा इसमें, तो इसमें मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्त। डी सही है ना? सर मैंने चेक नहीं किया। बैतूल नदी तापी रिवर के किनारे पे है। ठीक है, चलें तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। 4 1 2 3 ये लगा लें। ठीक है, यानी कि ए का चौथा बैतूल आपका किस पे हो जाएगा? ताप्ती पे हो जाएगा। ठीक है, बैतूल किस पे हो जाएगा साथियों? ये आपके ताप्ती पे हो जाएगा। बी का 1 जगदलपुर आपके इंद्रावती पे हो जाएगा। उसके बाद सारी मैंने बातें यहाँ पे बताई हैं। चलिए यहीं पे मुझे एक बात बताइए कमेंट करके कि लखनऊ किस नदी के तट पे है? लखनऊ किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के सामान्य सामान्य पूर्व की ओर झुकाव के बावजूद नर्मदा अरब सागर में गिरती है। अभी मैंने आपको तुरंत इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जो इंडिया है ना, इंडिया जो है अगर इसको देखोगे तो हल्का सा उधर की तरफ टिल है। ठीक है, आपके पूर्वी साइड में हल्का सा झुका हुआ है। उसके बावजूद जो नर्मदा नदी है अरब सागर में, यानी कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, कह रहा है नर्मदा नदी फ्लॉन्टिंग के कारण या फॉल्टिंग के कारण बनी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है जो विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है सर, मैंने चेक, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया। चलें, रात को 8 बजे हम लोग टॉपर का अनाउंसमेंट भी करेंगे। 8 PM पे हम लोग टॉपर्स का अनाउंसमेंट भी करेंगे, तो आप लोग जुड़िएगा जरूर। ठीक है, दोनों सही हैं भाई, दोनों ही सही हैं। ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है, कुछ इसमें सोचने जैसी बात ही नहीं है। दोनों प्रश्न सही है और दोनों ही इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया था। चलें आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं साथियों, वो आपको बतानी है। बताइए। कह रहा है कि इसने 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर, ठीक है, और नेपाली को शामिल कर लिया। इसने आधिकारिक भाषाओं की संख्या बढ़ा करके 22 कर दी थी। देखो आप सभी को साथियों पता होगा कि आपकी जो 8th शेड्यूल है, ठीक है, 8th जो आपकी शेड्यूल है संविधान का, इसमें कुल 22 भाषाओं की चर्चा की गई। जब संविधान बनाया गया था उस समय कुल 14 भाषाएं ही थे। बाद में धीरे धीरे कई भाषाएं ऐड होती गईं। जैसे आपका 21वां संविधान संशोधन आता है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 आता है। इसमें साथियों हमने सिंधी भाषा को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? सिंधी भाषा को ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग लाते हैं 71वां संविधान संशोधन। कौन सा साथी?
71 लाते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इससे हमने कौन कौन सी भाषा ऐड कर दी यहाँ पे बताएंगे साथी लोग। इससे हमने जो है KMN कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, इन 3 भाषाओं को ऐड कर दिया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब देखो, मैंने कहा आजादी के समय हमने 14 भाषाएं रख रखी थी, ये 15वीं हो गई थी और ये कुल 18 हो गई, लेकिन प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 22 हो गई भाई। इसका मतलब है जवाब 2 आपका गलत हो जाएगा। केवल आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा। हमने 92वां इन दोनों को ऐड करोगे तो 92वां संविधान संशोधन लाया था जब, उसके द्वारा हम लोग ने आपके बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सारी भाषाओं को ऐड किया, तब जाकर के अपनी कुल 22 भाषाएं हो गई थी। ये कब आया था 92वां? आपका 2003 में आया था साथियों। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 92 ही आएगा। इसके माध्यम से हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो मास से याद कर लीजिएगा, इसको KMN से याद कर लीजिएगा, इनमें हमने भाषाएं जो है ऐड कर ली। अब जाकर के कुल 22 भाषाएं होती हैं, यानी कि 92वें द्वारा। लेकिन यहाँ पे साथियों आपसे कह रहा है कि इसने जो है 71वें की बात कर रहा है, इसके लिहाज से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। किस अधिनियम ने भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए लॉ कमीशन का प्रावधान किया था? ठीक है भाई, कह रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट साथियों, या आपका जो है 1833 का चार्टर एक्ट, या 1793 का चार्टर एक्ट, या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। साथ ही आपको याद होगा कि एक्ट जो 1773 था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से, या इसको हम लोग सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एक्ट था ये साथियों? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। याद होगा, मैंने पढ़ाया है, रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी एक्ट के माध्यम से हमने कलकत्ता में एक जो है कोर्ट की स्थापना की थी, जो 1774 में बन करके तैयार हो गया था, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस थे इस कोर्ट के, जो पहले CJI थे, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे नाम था, ये ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, चलो अब आपसे कह रहा है कि लॉ कमीशन की स्थापना हमने किस एक्ट के माध्यम से की थी? ठीक है भाई, किसके माध्यम से की थी ये आपको बताना है। हाँ जी, इसी की तरह एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आ जाएं इस प्रश्न के, आपके ये जो प्रश्न संख्या है आपका कौन सा प्रश्न है? आपका 8वां है, इस पे आ जाइए। ठीक है भाई, चलिए, तो इसमें 1833 का एक एक्ट लाया जाता है साथियों। इस 1833 के एक्ट के माध्यम से हम मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले कौन होता है? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक लॉ कमीशन बनाते हैं मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में। रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी। कितने साथियों का ये जवाब सही था? ठीक है, जरूर बताएंगे कमेंट करके। कितने साथी लोग ने इसका जवाब जो है बी लगाया था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने टेस्ट में क्या इसका जवाब बी लगाया था, या आपने कुछ और जवाब दिया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चले भाई, ये एक्ट जो है, इस एक्ट को हम लोग सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इस एक्ट को? सेंट हेलिना एक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 1773 को क्या कहते थे? रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे। इस साथियों ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं। अंतरिम सरकार 1946 में गृह, सूचना और प्रसारण विभाग का प्रभार किसके पास था? बताओ। ठीक है, जो आपकी अंतरिम सरकार बनाई गई थी, अच्छा, जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी साथियों, उस अंतरिम सरकार के 2 अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष 2 थे, वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है,
जो आपके संविधान सभा बनती है, उस संविधान सभा के जो अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसके थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये कब बनते हैं? ये संविधान सभा की जो संविधान सभा होती है उसके पहले अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा की अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें साथियों, ये अध्यक्ष होते हैं अस्थाई। अगर अस्थाई की बात करें हम लोग, संविधान सभा के बारे में बात कर रहा हूं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ये ध्यान रखें। बाद में राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में कृषि मंत्रालय मिलता है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो होता है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछे किसको मिला था, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये आपके राजेंद्र प्रसाद को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया जाता है भैया? इंटरनेशनल रिलेशन इनको मिलता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है, और अंतरिम में ये उपाध्यक्ष भी होते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है? एक्सटर्नल अफेयर का, कॉमनवेल्थ का, ठीक है भाई। राजेंद्र प्रसाद का मैंने बताया कृषि मंत्रालय। जगजीवन राम क्या बढ़ते हैं आपके भैया? लेबर मिनिस्ट्री इनको मिलती है। कौन सी मिनिस्ट्री? श्रम मंत्रालय इनको मिलता है। कौन सा? श्रम मंत्रालय जो है इनको मिलता है साथियों, इसका ध्यान रखें, ठीक है। कौन सा मंत्रालय इनको मिलता है? लेबर मिनिस्ट्री मिलती है, श्रम मंत्रालय इनको मिलता है जगजीवन राम जी को, ये ध्यान देंगे सभी लोग। देखो भैया, अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मिलता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको मिलता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिलता है साथी लोग, ये ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। संविधान के कुछ भाग दिए गए हैं और उस भाग में क्या क्या बातें हैं, ये साथियों आप सभी से पूछ रहा है, ठीक है, बताइए। यह आप सभी से पूछ रहा है, इसका जवाब देने का प्रयास करिए।